नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, भाईजान के पैर पकड़ो। अपराधियों ने कहा कि हम शो करेंगे, पब्लिकली ओन करो कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है ना, अतिक ने पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया था अपने घर में। कृष्णानंद राय की हत्या में 500-700 राउंड गोली चली, फिर बम चले। मुख्तार अंसारी कौन था? गाजीपुर के दो माफियाओं के संपर्क में आया गाजीपुर पलटा था, मकनू सिंह और साधु सिंह। साधु सिंह का चेला था, वहाँ टिकट ब्लैक करता था उसी सिनेमा हॉल पर, और अफजाल अंसारी साइकिल स्टैंड का ठेका लेते, साइकिल खड़ा करवाते थे। यही हैसियत थी, आर्थिक स्थितियाँ ये थी इन लोगों की। उनका लड़का जीप से चलता था लोगों को लेके, और शहर में रास्ते में जो महिला अच्छी दिख जाए उसको अपने राइफल की नोक से उसके वस्त्र ऊपर कर गाड़ी में डाल देते। ये सीरिया पाकिस्तान यूपी का सीन था जी। प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और यहाँ कांग्रेस की थी केंद्र में। सीबीआई ने हाथ खड़ा कर दिया, उस समय न्यूज़पेपरों में छपा था, मीडिया में चला था। सीबीआई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित नहीं हैं, यह मुकदमा उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जाए, उत्तर प्रदेश में रहेगा तो हम जाँच नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ की टोकरी में ये MY वाला फैक्टर कहीं ना कहीं झुकाव आया उधर। बेटी की सुरक्षा तो माँ चाहेगी, वो हिंदू में चल सकता है। योगी जी के खिलाफ वो दिल्ली एपिसोड क्या था सर? योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता हैं इस वक्त पूरे भारत में जिनके पद से हटने की भविष्यवाणी हर 3 महीने में लोग करते हैं। यह केवल अपराध जगत से लोगों को डरा कर, धमका कर, भाड़े पर हत्या करके, जमीनों को कब्जा करके, सरकारी ठेकों में दबंगई करके, इसी से इनके पास पैसा आया। और योगी जी की निजी दुश्मनी भी थी। लोगों ने देखा कि भाई ये पता चला कि योगी जी के खिलाफ पूरी मशीनरी उसने लगा दी थी, और योगी जी उस दिन जैसे तैसे बचे थे। लाल रंग की पजेरो गाड़ी से वो किसी तरीके से वहां से बचने में कामयाब हुए। इतने मुख्यमंत्रियों में यूपी के, चाहे बीजेपी के रहे हो, चाहे कांग्रेस, चाहे मुलायम, एक कौन सी सबसे बड़ी बात निकल कर आती है योगी जी के लिए? तो मुझे लगता है कि गोल मोल बात नहीं करते योगी आदित्यनाथ। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी उनकी USP है। सीधी बात, दो टूक बात, घुमा फिरा के नहीं, और अपने चिंतन पर कोई राजनीतिक स्टंट के तहत ग्लानि और क्षमा जैसा कोई भाव दिखाने की उनको कभी ज़रूरत नहीं होती, जैसे जो बाकी नेता करते हैं। जो उनकी धारणा है वो सार्वजनिक तौर पर रखते हैं। एक दूसरी बात जो लगती है, वो मुझे लगती है कानून व्यवस्था पर निर्णायक अंकुश रखना। वो लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकारें चलाई, उनकी नाक में नकेल डाल देना छोटी बात नहीं। उनमें वो लोग भी थे जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे देते थे, कहते फोटो खिंचाओ। उन सबके नाक में नकेल डाल देना योगी की USP हुई है। और तीसरी बात मुझे लगता है कि महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा का भाव योगी दे पाए उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ा काम है। और बाकी तो फिर आप ये एक्सप्रेसवे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ हुए, एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अलग जो है। लेकिन मेरी निगाह में ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक बिटिया को सुरक्षित वातावरण मिलता है तो समाज में एक संदेश जाता है, उसकी माँ को संतुष्टि होती है। इसलिए ये, और ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या पूर्वांचल के कुछ इलाके हों, वहाँ बच्चियों के लिए क्या माहौल था पहले। तो वो जो एक फर्मनेस है ना योगी की, दृढ़ता, वो उनको उनकी USP के तौर पर मुझे दिखती है। अच्छा, कुछ राज्यों में सर हम देखते हैं कि माफिया कहा जाता है, कहीं डॉन कहा जाता है, कहीं गैंगस्टर। यूपी में बाहुबलियों का वर्चस्व कैसे शुरू हो गया था? चाहे अतीक की बात हो, चाहे मुख्तार की बात हो, इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी यूपी के अंदर? नहीं, देखो, अतीक और मुख्तार से पहले भी बाहुबली थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन पहले क्या होता था कि राजनीतिक लोग ऐसे गुंडे मवालियों का सहयोग ले लेते थे, उसके बदले में उनको कुछ रियायतें, कुछ ठेके पट्टे दे के उनको वो एहसान उनका उतार देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, मेरे ख्याल से 90 के आसपास का समय मान लीजिए, कि जब अपराधियों को, माफियाओं को ये लगा कि यार ये नेता तो हमारे भरोसे जीत रहे हैं, क्या तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं नेता बन जाए, या पूरा नेता ना भी बने, कम से कम ये तो कहें भाई हम भी बैठेंगे पार्लियामेंट में, हम भी बैठेंगे विधानसभा में, इतना तो दो। हम अंधेरे में क्यों मिले मुख्यमंत्री से, मंत्री से, उजाले में क्यों नहीं मिल सकते? ये समझिएगा, पोजीशन में अंतर होता है ना, अंधेरे में मिलना और
उजाले में उजाले में मिलना, अरे नमस्कार मुख्यमंत्री जी क्या ऐसे मिलना, और एक चुपचाप अंधेरे में कंबल ओढ़ के जाना। काम अंधेरे में आप करा लाएंगे, लेकिन ग्लानि तो होती है। जैसे व्यक्ति विश्वास के पास गया तो अंधेरे में गया क्या? पत्नी को यह अधिकार हासिल है कि वो सार्वजनिक तौर पर आपके साथ चलती है। हाँ। वेश्या को अधिकार हासिल नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। माफियाओं ने सोचा उत्तर प्रदेश में कि भाई हम वेश्या की तरह क्यों रहें, हम पत्नी की तरह रहेंगे, गांठ जोड़ के चलो क्या, पूजा में बैठेंगे तुम्हारे साथ, आओ क्या। तो फिर अतीक, मुख्तार, फलान ढिकान, ये जितने भी थे ये सब पैदा हो गए। फिर ये जिलों में भी आ गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का एक थ्योरी आ गई उत्तर प्रदेश में। फिर वो जिलों से तहसीलों में आ गए। ये सब किस दौर में हो रहा था सर? ये सब समझिए 80-85 के दौर से आप मानकर चलिए कि एक दौर था जब बीपी सिंह ने डकैतों का वो किया उन्मूलन, उनके परिवार में हत्याएं कर दी थी डकैतों ने, तो उससे वो क्षुब्ध होकर जब चीफ मिनिस्टर थे उस दौर से खलबली मची। फिर बीपी सिंह के हट भी गए चीफ मिनिस्टरशिप से। लेकिन डकैतों को लगा कि यार कोई भी आए और मार दे, मुख्यमंत्री जब नाराज हो जाए तो क्या मरवा दे, और चुनाव जीतना हो तो मेरे पास आते हैं। हाँ। तो बलखड़िया हो, निर्भय हो, पोथी हो, ये ददुआ हो, छविराम हो, इतने नाम मुझे याद आ रहे हैं। ये सब लोग को ये समझ आया कि ना गुरु खुद करेंगे क्या, या खुल के करेंगे। पब्लिक शुड नो कि ददुआ ने जिताया, ये अंधेरे कमरे में बात नहीं होगी। तो बुंदेलखंड में एक मैसेज था कि भाई ददुआ के पास जाना होगा, खाट पर बैठना होगा या नीचे बैठना होगा ददुआ के सामने, ये वर्चस्व था, चिरौरी करनी होगी, तब ददुआ आदेश जारी करेंगे कि भाई सपा को सपोर्ट करना, बसपा को करना। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नेताजी किसको कहते थे? आपको यही पता होगा, मुलायम सिंह जी को कहते हैं। बिल्कुल। हैं? हाँ। या देश में सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, ये ना पता। उत्तर प्रदेश में नेताजी का बृहद सार्वजनिक संबोधन पहली बार डकैत छविराम को मिला। नेताजी? जी हाँ, छविराम भी यादव था, और उत्तर प्रदेश के यादवों का एक तरह से वो अघोषित आइकॉनिक फेस हो गया था, उसको नेताजी कहा जाता था। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इनका सोशल एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा हो गया था अपराधियों का। फिर फूलन का लोकसभा में आ जाना अपने में एक बड़ा संकेत, मुख्तार का विधानसभा पहुंच जाना, अतीक का विधानसभा लोकसभा में आना जाना लगे रहा। तो स्थिति ये बन गई कि भाई, और केवल अतीक मुख्तार ये नहीं, हर जिले में आपको एक छोटा अतीक छोटा मुख्तार मिल जाएगा। और उन लोगों ने पूरी शासन व्यवस्था को अपनी जेब में रख लिया। उनके कहने से ट्रांसफ़र होने लगे, उनके कहने से अधिकारी तब तैनात होने लगे, हटने लगे। ये स्थिति आ गई उत्तर प्रदेश की। मैंने एक बार कहा भी था, आपको भी बताता हूँ कि मुलायम सिंह जी गए प्रयागराज में, एक सभा थी, तो अतीक प्रयागराज का ही था। तो वहाँ वो अपना कुत्ते और घोड़े दो का शौकीन था अतीक। अच्छा। तो वो अपना एक शिकारी कुत्ता ले आया साथ, मूछें ऊँची अपनी रखते था बढ़िया, कुत्ता लाया उसने, और मुलायम सिंह जी के हाथ में कुत्ते की टांग दे दी, बोला इससे शेक हैंड करो आप। मुलायम सिंह यादव? हाँ, मंच पर। और उस वक्त वो सीएम थे? हाँ सीएम थे, और फोटो भी खिंचवाई। अच्छा। क्या, कुत्ते से हाथ मिलाते हुए। ये स्थिति बन गई। यहाँ से फिर मैसेज नीचे ब्यूरोक्रेसी में गया कि यार नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, भाईजान के पैर पकड़ो, यही नेता है, यही अभिनेता है, यही बाहुबली है, यही सब कुछ है। तो वो समानांतर सरकारें हो गई। वो जेल गए तो जेल में दरबार लगाया, डीएम को तलब कर लिया, एसपी को तलब कर लिया। बोले मछली खाते हैं रोज़ सुबह, तो तालाब खुदा, उसमें मछली पाली गई। बोले भैया आ गए मछली खाएंगे। बैडमिंटन खेलते हैं तो जेल में बैडमिंटन कोर्ट बना। कहीं कभी कभी डीएम भी आके वहीं बैडमिंटन खेल रहा है अपराधी के साथ। ये हुआ मुख्तार के साथ। तो मेरा कहना ये है कि अपराधियों ने, बाहुबलियों ने उत्तर प्रदेश में सत्ता के
चुपचाप लाभ लेने से इनकार किया और उन्होंने कहा ना, जैसे है कि भाई तुमने कहा कि भाई साहब रोज़ 4 डब्बा हम आपको मिठाई के भिजवा दिया करेंगे, आप दुकान पर ना आया करो। कहा? उन्होंने कहा ना मैं तो दुकान पर बैठूंगा ताकि लोग देखें भी कि मैं भी पार्टनर हूँ इस दुकान में। कहा मुझे खाली मिठाई नहीं चाहिए। अपराधियों ने कहा कि हम शो करेंगे, पब्लिकली ओन करो कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये वैसी जिद थी जैसे कोई लड़की कहे कि नहीं, अगर हमसे संबंध रखना है तो शादी करो, मांग में सिंदूर भरो, पब्लिक में आओ, बंद कमरे में नहीं मिलेंगे। अपराधियों ने वैसी जिद उत्तर प्रदेश में की कि लिव इन नहीं चलेगा क्या, शादी करो और सबके सामने करो। शादी का मतलब सामाजिक स्वीकृति के साथ। जब हम आपके साथ मंच पर, घर में, गाड़ी में दिखेंगे तब ना लोग मानेंगे। यही बात केवल उत्तर प्रदेश, बिहार में भी शाहबुद्दीन जैसे लोग इसीलिए हुए ना बड़े, आनंद मोहन हो, शाहबुद्दीन हो, पप्पू यादव हो, जितने भी लोग हैं, अनंत सिंह हो, सूरज भान हो, ये सब लोग वही लोग हैं। अपराध में नाम कमाया, अपराध की जगत में दुनिया में बड़े अपराधी बने और फिर राजनीति का दुपट्टा ओढ़ लिया। फिर नेताओं को पब्लिकली फ़ोन लगाने लगे, जनता के बीच में बैठे हैं, डीएम को डांट दिया, एमएलए को डांट दिया, मुख्यमंत्री को लगा दिया। तो एक मैसेजिंग होती थी। कल तक जो लोग पुलिस से बचते घूमते हों, उनके सामने पुलिस जय हिंद करती खड़ी हो जाए तो उनको और क्या चाहिए। कोई ऐसा सर किस्सा जो आप बता पाएँ मुख्तार या फिर अतीक को लेकर, जिससे ये साबित हो सका हो कि सीधे तौर पर इनका वर्चस्व आपकी पत्रकारिता के दौर में? नहीं, मतलब इनको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी वो दौर देखा है, एक बार अतीक ने पुलिस के कुछ अधिकारियों को, मेरे ख्याल से दर्जन भर थे, उनको ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है ना, बिल्कुल। अतीक ने पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया था अपने घर में और मारा। हंगामा मचा। मुलायम सिंह जी को फ़ोन करके कहना पड़ा कि अतीक भाई ये ना करो, इन्हें तो छोड़ दो। उन्होंने बदतमीजी कर रहे थे, तो हमने कहा दिमाग ठीक कर दे। ये स्थिति थी। अपराधी पुलिस को गिरफ्तार किए ले रहे थे। जहाँ हम लोग बैठे हैं नोएडा, यहाँ नोएडा के अथॉरिटी के चेयरमैन थे एक, तो अतीक ने उनको कुछ कहा करने के लिए। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन बड़ा आदमी होता है, नहीं किया तो अतीक लखनऊ से दिल्ली आए तो उन्होंने कहा चलो अपने साथियों से कहा पहले यहाँ नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के पास चलेंगे, घर चलेंगे। तो वो तो नहीं मिले तो उनके घर में जो मिला उनको मारा और गमले सब उनके साथ के लोगों ने तोड़ के फर्नीचर फर्नीचर सब हाहाकार मचा दिया। वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाए, वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। सत्ता ने उनसे कहा कि छोड़िए, भूल जाइए। मुख्तार अंसारी के को एक आर्मी में यूज़ होने वाली LMG मुख्तार ने खरीदने की कोशिश की। उसमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी SP थे शायद उस वक्त शैलेंद्र, तो उसने हस्तक्षेप किया, उसको पकड़ा, पता लग गया और सब, तो वो मामला बड़ा हो गया, मतलब चौराहे पर आ गया। लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने इतना ज़्यादा उसका पारा चढ़ गया और उसने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए कंपेल किया कि ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ताकि फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस का कोई अधिकारी मुख्तार की ओर, मैं तोप खरीदूं और चाहे टैंक खरीदूं, देखे नहीं। तो 36 घंटे में, कितने 36 घंटे के भीतर IG बनारस, DIG बनारस, SSP उस जिले का और DSP डिप्टी SP चारों हटा दिए गए। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, बीजेपी के विधायक थे। कृष्णानंद राय की हत्या में 500-700 राउंड गोली चली, फिर बम चले, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे कृष्णानंद, गाड़ियाँ भी बुलेट प्रूफ थी उनकी, और तमाम लोग मारे गए कृष्णानंद के साथ साथ। कृष्णानंद की चुटिया काट ली गई फिर, और मुख्तार तब जेल में था, खुद को जेल में रखे हुए था।
मुख्तार ने फ़ोन किया एक बड़े अपराधी को, वो दूसरी जेल में था, और कहा कि सुने हैं कि बड़ा कांड हो गया। तो वो पूछ रहा है कि भाईजान क्या हो गया, बताए। बोले कृष्णानंद मार दिया गया। तो अब बोले सुना है कि चोटी काट ली उसकी, हो गया जय श्री राम। यानी उसको पल पल सूचना मिल रही थी। इतना बड़ा हत्याकांड जिसमें कई किलोमीटर तक बमों की गोलियों की आवाज़ गई, इतने लोग मारे गए, देश प्रदेश हिल गया। उस हत्याकांड में वर्षों मुकदमा चला और मुकदमे में सारे आरोपी बरी कर दिए गए। क्यों? क्योंकि कोई गवाह ही नहीं आया। इनके टेरर का ये लेवल था, इनके आतंक का ये स्तर था। मुझे याद है सर, मुख्तार अंसारी को लेकर ही मैंने भी लास्ट में एक वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट किया था, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि मुख्तार रॉबिन हुड थे, मुख्तार हमारे लिए मसीहा थे। तो ये रॉबिन हुड वाली कैसे छवि बन गई? विषय में मैं मानता हूँ कि अपने वर्ग के, अपने जाति के, अपने संप्रदाय के, अपने पास पड़ोस के लोगों को आप थोड़ी बहुत मदद कर भी रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं मजदूरी करके पैसा ला रहे हैं, आप किडनैपिंग से, लूटपाट से पैसा पैदा कर रहे हैं और उसमें अपनी छवि PR एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत ये रॉबिन हुड टाइप प्रचार करा रहे हैं। ये केवल PR एक्सरसाइज है, इसका कुछ कोई लेना देना नहीं। आप धर्मात्मा थोड़े ना हो जाएंगे, ये करके आप धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप जो पैसा पैदा कर रहे हो वो पाप से ही पैसा आ रहा है। अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से संपत्ति अर्जित करें और फिर गरीबों का भला करें। 1 करोड़ रुपया लूट लिया किसी से और 10,000 मंदिर में चढ़ा दिए, ये वैसी थ्योरी है। मतलब इससे पहले जाइए तो डाकुओं के ज़माने में ये होता था कि वो देवी के मंदिरों में और महादेव के मंदिरों में बड़े बड़े घंटे चढ़ाते थे, लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए के। तो उनको क्या पवित्र घोषित कर दूं? नहीं ना, थे तो डकैत। ये वैसी बात है। जो आप जितना आप बता रहे हैं सर, मुझे उसे देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी पॉलिटिकल पावर होने के बावजूद भी योगी जी के लिए कैसे ये सब संभव हुआ, कैसे ये सब उन्होंने एक तरीके से, मैं इसे कहूँगा कि पूरी काया ही पलट कर रख दी। बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिस्टम में उनके लोग थे जो दसियों साल से उनसे ओबलाइज थे। आप सोचिए कि मतलब खौफ का आलम ये था कि हाई कोर्ट के 11 जज अतीक के खिलाफ सुनवाई से हट गए, एक एक करके, कि हम अतीक के खिलाफ मुकदमा ही नहीं सुनेंगे डर के मारे। कोई जाए तो जाए कहाँ? पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी उनके खिलाफ, जज मुकदमा नहीं सुनेगा। उस सारे सिस्टम को, सारे नेटवर्क को तोड़ना, और तमाम इनके स्लीपर सेल थे जो सिस्टम में भी थे और बाहर भी थे, उन सबको लगाम लगाना, न्यूट्रलाइज करना छोटा काम नहीं हुआ जो योगी ने किया। जो अपराधी उतने बड़े हो गए थे कि सरकारें जेब में लेकर चलते थे, वो अपराधी दूसरे लोक में चले गए। ये किसी स्वप्न के सच होने जैसा है भाई। जिन लोगों ने इन लोगों का आतंक और भय देखा है, उनसे पूछिए, वो कहेंगे भाई साहब तो हमारे लिए तो आज़ादी का पर्व है, वरना इनकी शिकायत कहीं नहीं होती थी। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जहां इनके खिलाफ कोई शिकायत कर सके। योगी ने वो स्थिति साफ कर दी, और जो अपराधी हैं भी वो अदालत में अपने विरुद्ध मुकदमों को फेस कर रहे हैं और अब शांत बैठे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई संगठित गिरोह आपको अपराध करता नहीं दिखेगा। क्या अपराध? मेरा मतलब चोरी, डकैती, छिनैती इस चीज से नहीं है। अपराध मतलब खुली जीप में 10 लोग LMG लिए क्या दौड़ाते घूम रहे हैं और चौराहे पर किसी को खड़ा करके 100 गोली मारी। अतीक ने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसकी पूरी खाल उधेड़ी। क्या खाल उधेड़ने के बाद व्यक्ति कैसा लगेगा आप समझिए गए। फिर उसको ले जाके इलाहाबाद के एक चौराहे पर रख दिया और फिर कप्तान को फ़ोन किया कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, देख लो जाके। कैन यू इमेजिन? गोली भी मारने में संतोष, उन्होंने गोली से वो मैसेज नहीं जाएगा, बोलो खाल उधेड़ो। आप सोच नहीं सकते कैसी जघन्यताएं थी। उससे सिर्फ आप अधिकारियों से बात करिए तो वो कहते हैं कि साहब चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, बस इसीलिए हो पाया। क्या? वरना हम लोग अपना जीवन दांव पर लगा दें और चीफ मिनिस्टर हमको ओन ना करे तो हम मारे जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए एक बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, और वो काम जनता
उसको प्रेस कर रही है, समझ रही है, स्वीकार कर रही है, सराहना कर रही है। कोई भी मुख्यमंत्री ये काम करने का साहस करता तो मैं उसके सराहना करता। और मुझे लगता है कि यूपी में बाहुबलियों की शुरुआत गोरखपुर से ही हुई थी। नहीं, मैं ये गोरखपुर नहीं, हर उत्तर प्रदेश में हर जब आबा की आबा खराब होता हरिशंकर तिवारी है, नहीं हरिशंकर तिवारी नहीं, मतलब फर्रुखाबाद में भी बाहुबली थे, हरदोई में भी बाहुबली थे, शाहजहांपुर में भी बाहुबली थे। सब अपने अपने ढंग के पराक्रम के लोग थे। फर्रुखाबाद के इलाके में एक हुआ करते थे, नेता भी थे, अपराधी भी थे। उनके ईंट के भट्टे थे, वो भट्टे में डाल देते थे आदमी को जीवित। छोटे बाहुबली हैं नहीं ना, अब तो मर खप गए। एक दूसरे सज्जन थे, सज्जन क्या अपराधी थे, उनका लड़का जीप से चलता था लोगों को लेके, और शहर में रास्ते में जो महिला अच्छी दिख जाए उसको अपनी राइफल की नोक से उसके वस्त्र। ये सीरिया पाकिस्तान ने यूपी का सीन था। ये स्थिति जी, सूडान यमन का नहीं, उत्तर प्रदेश का। फिर वो बाद में वो मारा गया, पॉलिटिकल परिवार है बना बाद में। केवल हरिशंकर का ही मसला नहीं है, ये तो होता है कि भाई शोले हिट हो गए इसलिए गब्बर सिंह का नाम ज्यादा हो गया। ऐसे गब्बर बहुत थे, हर जिले में थे, हर जिले में। मैंने बताया ना, मैं तो ये तो आंखों देख के बता रहा हूँ, बाकी तो कविता कहानी छोड़िए। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि एक ही जगह, नहीं, सब जगह थे। और राजनीति में उनका दखल था, हस्तक्षेप था, और नेता उनसे डरते थे। और जब नेता डरते थे तो अधिकारी उनके चरणों में आ जाते थे, कहते थे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। राजा भैया को लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजा भैया के बारे में मेरी अपनी सोच ये कहती है कि बाकी जो उन पर मुकदमे हैं वो न्यायपालिका के अधीन हैं, उन मुकदमे चल रहे हैं, वो उनको फेस कर रहे हैं। बाकी राजा भैया का परिवार, एक इनके बाबा गवर्नर थे राजा भैया के, और बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है। और अपने इलाके में रघुराज प्रताप हमेशा जनता के लिए लोकप्रिय रहे और भरोसेमंद रहे। कोई भी समीकरण रहा हो दिल्ली का या लखनऊ का, रघुराज प्रताप को जीतने में कभी संकट नहीं रहा। और इसलिए एक होता है शक्तिशाली होना, एक होता है स्वाभिमानी होना, एक होता है हमारे साथ आप बदतमीजी करेंगे तो हम कई गुना बड़ा जवाब देंगे, आप गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। एक वो वर्ग है। हाँ। और एक विशुद्ध आपराधिक वर्ग है, क्या जिसको मतलब फिर डी कंपनी से भी जुड़ना है और इससे भी जुड़ना है और उससे भी जुड़ना है। वो इसलिए दो डिवीज़न है अलग अलग। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे कि भाई जिन्होंने हम बोले जी हम हमारे मान सम्मान की बात आ गई तो। और ऐसा तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के, भारत के हर गांव में ऐसे लोग होंगे। बोले भाई क्यों मुकदमे हो गए? बोले भाई साहब इन्होंने हमारे पिताजी को माँ की गाली दे दी थी तो फिर हमसे सहन नहीं हुआ और हमने इनको गोली चला दी तो 2 लोग मारे गए। तो ठीक है, जब 2 मर गए तो वो भी 4 लोगों को लेके चलने लगे बंदूक के साथ सुरक्षा में, और ये भी चलने लगे। तो 2 लोग हो गए ना बंदूक वाले। एक होता है कि केवल अपराध के लिए ही अपराध की दुनिया में हम आए हैं। मुख्तार जब अपराधी बना तो मुख्तार के साथ कोई ट्रेजेडी थोड़ी ना हुई थी, ना ना ना, शौकिया अपराधी, अपराधी ही बनना है। इसलिए मुख्तार फूलन की तरह अपराधी नहीं बना था। फूलन अपराधी क्यों बनी तो फूलन ने मुझे बताया था। क्या बताया सर? बता। मुख्तार तो ये नहीं, हमें यही पेशा चुनने। जैसे मान लीजिए आप, तुमने कहा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, ऐसे उसने कहा मैं अपराधी बनूंगा। भाई मेरे तो यही काम करना है मेरे को। मुख्तार का परिवार अच्छा था, सब था, लेकिन नहीं, मुन्ना जी यही करेंगे। इसलिए उसमें अंतर रखना होगा। एक सारी चीजें एक तराजू में नहीं रख सकता मैं। अशोक जी, मुख्तार अंसारी कौन था? वो कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? भाई पूर्वांचल में तो लोगों ने उसका खूब नाम सुना, लेकिन अभी भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया कैसे कोई इतना व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, कोई उसे हाथ तक नहीं लगा पाता। देखिए, मुख्तार अंसारी एक सामान्य परिवार से था
उस पे आएंगे हम, आगे पूछेंगे आप तो कि बताया जाता है कि बड़े परिवार का था, फाटक था, जमींदार थे, ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य परिवार का था, क्रिकेट वगैरह खेलता था। उसको गाजीपुर के 2 माफियाओं के संपर्क में आया, गाजीपुर पलटा था, मकनू सिंह और साधु सिंह। साधु सिंह का चेला था, मकनू सिंह अब राज जगत में बड़ा नाम था। तो इससे कुछ विवाद हो गया। एक सच्चिदानंद राय थे लोकल वहाँ मोहम्मदाबाद के, सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल पर जो बताया जाता ना कि बहुत बड़े लोग हैं, अफजाल और मुख्तार बड़ा रसूख रहा है, मुख्तार अंसारी वहाँ टिकट ब्लैक करता था उसी सिनेमा हॉल पर, और अफजाल अंसारी साइकिल स्टैंड का ठेका लेते, साइकिल खड़ा करवाते थे। यही हैसियत थी, आर्थिक स्थितियाँ ये थी इन लोगों की। जो बताया जाता है कि बहुत बड़ा नाम रहा और बड़े परिवार के रहे। इसके बाद साधु सिंह के सहयोग से पहली हत्या इन्होंने सच्चिदानंद राय की किया। उसके बाद से फिर ये अपराध जगत में चला गया, और इसकी कहीं कोई अपनी लड़ाई इस तरह की नहीं थी कि ये हत्यारा बने, अपराध जगत में जाए, न परिवार की थी न इसकी थी। एक शौकिया अपराध करना शुरू किया, नाम के लिए, पैसे के लिए, अपना रसूख बढ़ाने के लिए, और ये अपराध जगत में चला गया। कौन सी घटना इसके लिए टर्निंग पॉइंट रही? आपने इसे शुरू से देखा, आप बता रहे हैं कि ये टिकट ब्लैक किया करता था, उसका भाई वहां पर साइकिल स्टैंड का ठेका लिया करता था, लेकिन फिर ये ऐसे छोटे मोटे काम करने वाला मुख्तार कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया? देखिए 2096 में जब ये विधायक हुआ, उसके बाद से पैसा आना शुरू हो गया इसके पास। और जब पहली बार यह मुख्तार आया था चुनाव लड़ने इसी मऊ में, तो एक पुरानी 800 मारुति कार थी और एक पुरानी जिप्सी थी। आज परिवार काफिलों से चलता है, अपने चलता रहा, अब तो आज है ही नहीं है, बेटा चलता है, पत्नी, बच्चे, भाई सब लोग काफिलों से चलते हैं। यही आर्थिक स्थिति थी। यह केवल अपराध जगत से लोगों को डरा कर, धमका कर, भाड़े पर हत्या करके, जमीनों को कब्जा करके, सरकारी ठेकों में दबंगई करके, इसी से इनके पास पैसा आया, और यह पैसा इनके पास आया। और मुख्तार की हैसियत यही थी, जब 96 में विधायक हुए, पहली बार आए, तो यही हैसियत थी। उसके बाद से इनका रसूख बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया, और अपराध का क्षेत्र बढ़ता गया। पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके, बिहार से लेके, देश के बड़े बड़े जो शहर हैं, बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक, इनका अपराध का क्षेत्र बढ़ता गया। क्या कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था उस इलाके में? देखिए, अगर कोई आवाज़ उठाता, 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई की हत्या हुई, इसके पहले तमाम हत्याएं मुख्तार ने किया। हम एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, मरना सबको है, मुख्तार भी मरा, अमर तो था नहीं, मरना हमको भी, मरना आपको भी, जब मौत आएगी तो मरना ही मरना है। लेकिन अगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप नहीं खड़ा हो पाते हैं, तो आपको मनुष्य जीवन में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकर भी बेकार है, पशु के समान है। आप मुख्तार ने जितने अपराध किए उसमें 2 लोग, 1 लोग खड़े हो गए होते, हम कहते हैं कि गोली नहीं चलानी, कानूनी लड़ाई हमने भी लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़े होते, तो आज न मुख्तार, कभी का मुख्तार ख़त्म हो गया होता। और उससे बड़ा नुकसान हुआ अपने प्रदेश में। अन्य प्रदेश की बात तो नहीं कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। युवा आकर्षित हुए अपराध के तरफ। इन लोगों की रॉबिन हुड की जो छवि दिखाई गई थी, कभी मीडिया दिखाती है, कभी लोगों में चर्चाएं रही, तो उससे युवा जो है वह अपराध की तरफ आकर्षित हुआ। उसको लगा कि भाई ये तो शॉर्टकट रास्ता है, आज अपराध करेंगे, 2-4 हत्याएं करेंगे, नाम होगा, कल जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, पैसा हो जाएगा, रसूख भी हो जाएगा। तो जब 2017 में योगी जी की सरकार आती है, और पूज्य योगी जी जब भाजपा की सरकार आती है, पूज्य योगी जी जब बैठते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो उसी दिन से उनका जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और पूरे प्रदेश की जनता को आभारी रहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए पूज्य योगी जी को, कि उनके वजह से तमाम युवा अपराध जगत में जाने से बच गए। युवा रोजगार की तरफ जाते हैं, युवा अपने धंधे की तरफ जाते हैं, पढ़ाई की तरफ जाते हैं, नौकरियों में जाने लगे हैं। अब अपराध जगत में युवा जाने की सोचता भी नहीं है, बड़े बड़े अपराधियों का हश्र देखकर। लेकिन ये भी तो फैक्ट था ना कि जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे मार दिया जाता था। गवाही जितने भी लोग दिया करते थे, उन सब की हत्याएं किसी न किसी तरीके से कर दी जाती थी।
जी जी, ये होता रहा, इसी नाते बचता रहा कि गवाह मार दिए जाते थे, गवाह खरीद लिए जाते थे, वादी खरीद लिए जाते थे पैसे पे दबाव देकर। तब सरकारें थीं, ये लोग सरकार के गुंडा हैं। जब भी सरकारों का संरक्षण मिला है, मुख्तार हो, अतीक हो, या वो जो बिहार वाले अमर गया शहाबुद्दीन हो, चाहे जो भी बड़ा अपराधी हो, जब भी सरकारों का संरक्षण मिला है तो ये लोग खुल के अपराध किए हैं। मुख्तार की यह जलवा था उत्तर प्रदेश में, और यह जमाना था कि आपने सुना होगा एक बार एलएमजी पकड़ी गई थी। एक सेना का भगोड़ा एलएमजी लाया था, और शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी हुआ करते थे वहाँ, उन्होंने पकड़ा था। चंदौली के रहने वाले थे, गाजीपुर में उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने पकड़ा था। मुख्तार का नाम आया, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर ही दबाव बना, इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, इनको इस्तीफा देना पड़ा, इनको जेल जाना पड़ा, और आज तक नौकरी से वो आदमी बाहर है, बर्खास्त कर दिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इतना दबाव पड़ा। तो इस तरह के रसूख थे। कृष्णानंद राय जी की हत्या होती है, उनके समय 6 लोग मारे जाते हैं। मुख्तार का नाम आता है कि मुख्तार ने मरवाया। 500 गोलियां चली थी उस समय। हाँ, 500 गोलियां चली, 67 बुलेट तो उनके शरीर से निकली थी। कृष्णानंद राय जी, 500 गोलियां चली थी, 7-8 AK-47 से लोगों ने गोली चलाई थी। उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी से लेकर अटल जी तक 15 दिनों तक वहीं बनारस सर्किट हाउस पर धरना चला कि सीबीआई जांच करा दी जाए। मुलायम सिंह जी तैयार नहीं हुए। फिर परिवार गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश हुआ तो सीबीआई जांच हुई। और सीबीआई जांच में सुनिए क्या हुआ। जब सीबीआई जांच के लिए प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और यहाँ कांग्रेस की थी केंद्र में। सीबीआई ने हाथ खड़ा कर दिया। उस समय न्यूज़पेपरों में छपा था, मीडिया में चला था। सीबीआई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित नहीं हैं, यह मुकदमा उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जाए, उत्तर प्रदेश में रहेगा तो हम जांच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, में सीबीआई से बड़ी संस्था कौन है मजबूत, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। इतना दबाव था इन लोगों का प्रदेश में। और 2009 में भाई की हत्या होती है। उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी और हम लोगों ने एक कानूनी लड़ाई लड़ी। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पूज्य योगी जी बनते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और आज स्थितियां हैं कि आप देख ही रहे हैं कि अपराधियों की क्या स्थिति है और क्या हाल हुए हैं। कृष्णानंद राय का आपने जिक्र किया, वो क्रिकेट में उद्घाटन करने गए थे मैच का, और इसी दौरान ये गोलीबारी हुई, 500 गोलियां करीब चली। उसके बाद एक फोन कॉल भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आया जिसमें कहा गया कि अरे मुनवा मार देहिस, ओके चुटिया काट लिहिस। जी जी हाँ, वो फोन कॉल तो सब लोगों ने सुना था। और गांव से ही मुखबिरी हो गई। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, मुन्ना बजरंगी जिसने जी उनके जैसे जब कृष्णानंद राय जी अपने गांव से चले तो गांव से ही मुखबिरी हो गई। अच्छा, कि ये जा रहे हैं सादी गाड़ी से जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। बताया गया कि पुलिया टूटी हुई है, गाड़ी वजनदार है, निकल नहीं पाएगी। और पहले से एसेट था। और इनकी छोटी जो है हनुमान पांडे अपराधी था, मुख्तार का चला, उसका हनुमान नाम दिए थे, उसका नाम कुछ और था, मऊ का ही रहने वाला था। हनुमान पांडे कहते थे लोग। उसने चोटी काटी थी उनकी, जिसका इनकाउंटर लखनऊ में हुआ था। क्या कारण था, चोटी क्यों काटी गई? जैसे यह मुसलमान हैं, इनको चिढ़ थी कि भाई हमारा जलवा है और हमारा जमाना चल रहा है, और यह आदमी एक आकर साधारण व्यक्ति आकर विधायक हो गया, मेरे भाई को हरवा दिया। और चोटी रखते थे, कृष्णानंद राय जी बड़ी चुटिया रखते थे। और उनके जितने समर्थक थे वो लोग भी चुटिया रखते थे। चुटिया पहले सारे लोग रखते थे। या तो हिंदू धर्म में मान्यता ही चोटी रखी जाती थी, आज के समय में नहीं लोग रख रहे हैं। तो चुटिया रखते तो उसको उसके चुटिया से चिढ़ थी कि इसको मारेंगे तो चुटिया इसकी काटेंगे जरूर, जब इसकी हत्या करवाएंगे तो। और इस नाते उनकी चुटिया काट लिया। और यह देखिए कि सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चला, 6 लोग मरे थे। मैं कोर्ट पे कोई अंगुली उठा नहीं सकता, न किसी को अधिकार है, लेकिन बातें तो आती ही हैं। ये 6 लोग मारे गए। ठीक है, मुख्तार ने नहीं मारा, अफजाल ने नहीं मरवाया, मुन्ना बजरंगी ने नहीं, कि किसी ने नहीं किया। तो 6 लोग अपने से तो उनकी मौत हुई नहीं, 6 डेड बॉडी थी। तो आखिर ये अगर हो गया कि नहीं मुख्तार नहीं थे,
मुख्तार नहीं थे, चलिए, या मुख्तार नहीं मरवाया, उनके लोगों ने, मुख्तार उस समय जेल में थे, जेल से मरवाए थे उनके लोगों ने, तो किया किसने, यह तो आना चाहिए कि आखिर उनकी हत्या हुई तो किया किसने, मुख्तार नहीं किया तो किया किसने, ये भी तो नहीं आया। तो कोर्ट का तो इस तरह का फैसला है। मेरे भाई की हत्या हुई, हाँ। उसमें कोर्ट ने 2017 में जो लोग 120 बी के मुलजिम थे, चूँकि मुख्तार थे, और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जज जो है उन्हीं के बिरादरी के थे। अच्छा। और जितने लोग 120 के मुलजिम थे, 120 बी के, सबको छोड़ दिया गया। 3 लोगों को आजीवन कारावास किया गया। इसके पहले उसमें से 6 लोग इनकाउंटर में मार दिए गए थे पुलिस मुठभेड़ में। यही प्रश्न उठाया गया हम लोगों के द्वारा कि उसमें कोर्ट के आदेश में उन्होंने दिया कि यह जो है, यह लोग जो मारे गए हैं या जिन पर सजा सुनाई गई है वो भाड़े के शूटर थे। तो हमारा यह कहना है कि अगर वो भाड़े के शूटर थे तो भाड़े पर किसने खरीदा था? वो तो हम पैसा देंगे, हम हायर करेंगे तो आपको मारेंगे, आप करेंगे तो हमको मारेंगे, वो तो पेशेवर हैं। तो यह तो आना चाहिए कि ठीक है वो भाड़े के शूटर थे, तो उनको किसने भाड़ा दिया था हत्या करने के लिए, फैसले में भी तो आना चाहिए। तो बेईमानी हुई या नहीं, उसके खिलाफ हम चले गए हाई कोर्ट, और राज्य सरकार भी गई अपील में, हाई कोर्ट में है मामला उस फैसले के खिलाफ। तो रसूख किस तरह का था, कोर्टें अतीक के में देखे हैं कि कितने जजों ने अपने वापस कर दिए फाइल कि हम लोग देखेंगे नहीं। मऊ में भी यही हुआ था, 14 में फैसला सुनाने जा रहे थे, एक जज साहब थे, दबाव आया और फैसला करने जा रहे थे, उसने वहीं से अपनी फाइल वापस ट्रांसफर कर दी, फिर 17 में फैसला आया। ये सब यूपी जैसे राज्य में संभव कैसे हो रहा था? बिना राजनीतिक संरक्षण के तो संभव नहीं था। और जो बातें आप कह रहे हैं उस हिसाब से, चाहे अतीक का इतिहास देख लीजिए, चाहे आप मुख्तार का इतिहास देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट रोल निकल कर सामने आता है। क्या सपा ने कहीं ना कहीं, सपा ही थी जिसने इन्हें बनाने का काम किया? देखिए, पहली बार मुख्तार को राजनीतिक संरक्षण मायावती जी ने दिया है। गाजीपुर जेल में बंद था, इसकी जमानत हुई, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आई बनारस और इसको यहाँ से काफिले के साथ गया, वहाँ ज्वाइन करता और उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। उस समय स्थिति थी सपा बसपा के गवर्नमेंटों में कि यह जिसको चाहता था वो डीएम होता था, जिसको चाहता था एसपी होता था मऊ जिले का। तो जब किसी अपराधी को इतना प्रशय मिलेगा, छोटा से छोटा हो, तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। वही गाजीपुर जेल थी, जेल में पोखरा खुदवाए हुए थे, शाम को, पोखरा मतलब तालाब, तालाब उसमें मछली पड़ी थी। 9 बजे रात के बाद इनकी पार्टियां शुरू होती थी जेल के अंदर। एक सप्ताह में एक दिन इनकी पत्नी जाती थी, गाड़ी सीधे इनके बैरक तक जाती थी। वहाँ के तत्कालीन डीएम थे यादव जी, वो इनके साथ रात को बैडमिंटन खेलते थे जेल में जाकर। यह जलवा था मुख्तार अंसारी का अपने समय में, सपा की गवर्नमेंटों में। और सामने एक सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मकान भी बनाया गया था, वहां पे सारी टेंडर की प्रक्रियाएं सब मुख्तार वहीं से करता था, कि किसे कौन सा ठेका मिलना है, सारे अधिकारी अफसर सब उसी के साथ आके बैठते थे। जेल में दरबार लगता था, और जो आप बता रहे हैं कि मकान थी, उसमें उसके अपराधी रुकते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके जेल में अंदर 8 से 10 लोग बाहरी लोग रहते थे रात को और दिन में। कोई पूछता था, जब चाहे तब वो आदमी गेट पे आए, जिसको चाहे अंदर बुलवा ले, जब चाहे उसकी गाड़ी अंदर चली जाए। तो जब सरकारें प्रश्रय देती हैं, जब ज्यों सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं, यह भग जाता है बहाना करके, झूठा मुकदमा करके पंजाब, और पंजाब से आना नहीं चाह रहा था। आपने भी देखा होगा कि पंजाब सरकार लगातार दबाव बना रही थी कोर्ट में बड़े बड़े वकील की। जब सरकारें चेंज हुई तो उसमें हुआ, आपकी सरकार आई तो उसमें हुआ कि इतना पैसा जो है दिया गया है वकील को, तो वह पैसा जो है उनके जिसने दिया है, जो अधिकारी दिए हैं, जिस मंत्री के आदेश से हुआ है, वो मंत्री से, उस अधिकारी से वसूला जाएगा। पंजाब ही क्यों चुना मुख्तार ने जाने के लिए? क्योंकि एक मैंने भी खबर पढ़ी थी इस बारे में कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी उस वक्त मुख्तार, अतीक और चाहे पश्चिमी यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर, ये सब भाग कर जाकर इन्हें अपना सही ठिकाना ढूंढना था, कहाँ जाए, तो सब लोग पंजाब में जाकर बसे और फिर वहां पर इन्होंने अपना अड्डा शुरू कर दिया था। क्या पंजाब जाने के पीछे का कारण भी कुछ ऐसे ही था? वहां क्यों अपने आप को सेफ महसूस करता था? जी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे से इनके संबंध थे मुख्तार के, तो वहाँ पूरा उनको प्रश्रय मिलता था। वहाँ तो यहाँ तक चर्चाएं थी कि वो जेल से रात को
निकलते थे और बगल फ्लैट में लिया गया था, पत्नी रहती थी, परिवार रहती थे, वहाँ भी चले जाते थे, सुबह आ जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी। आना नहीं चाह रहा है, आने के लिए आपने देखा हो कितना नाटक किया, व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। यही अपराधी हैं, जब सरकार से प्रशय पाते हैं तो बाँह चढ़ाकर घूमकर अपराध करवाते हैं, और जब सरकारें मनोबल अपना मजबूत करके जब लग जाती हैं, इनके खिलाफ जब पड़ जाती हैं, तो फिर देखते हैं घुटने के बल बैठ जाते हैं, व्हील चेयर पकड़ लेते हैं। यही इन लोगों की औकात है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बांदा जेल में था, जब आता था पेशियों पर, जो फर्जी एम्बुलेंस वाला था, बाराबंकी आता था, तो वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जज से कहता था कि साहब हमको बिस्कुट चाहिए, पानी चाहिए, बिस्कुट नहीं मिलता है, तो बिस्कुट के लिए लोग तरस जाते थे। और कभी जमाना था, सपा की गवर्नमेंट थी, कि जेल में दरबार लगता था। तो जब सरकार इच्छा शक्ति से किसी चीज़ पर लगती है तो इसी तरह इन लोगों का काम खत्म हो जाता है। बताइए जरा मुझे पूरी कहानी। आपने मुख्तार को तब भी देखा है जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, आपने मुख्तार को तब भी देखा है जब बीएसपी की सरकार थी, और आज योगी जी की सरकार है, आपने मुख्तार को तब भी देखा था। बताइए जरा, क्या आपने देखा, कैसे क्या बदलता हुआ देखा यूपी में इन माफियाओं को लेकर? योगी जी ने कैसे पूरी सियासत बदल दी कि ये घुटनों पर आ गए और बिस्किट पानी के लिए भी तरस गए? देखिए, जब बीएसपी ने पहली बार इनको राजनीतिक संरक्षण दिया तो ये जेल से बाहर आया, उस समय स्थितियाँ थी कि जब ये चलते थे सब रोड पे, गाड़ियाँ गांव से, इसके मोहम्मदाबाद से निकलती थी तो रोड खाली हो जाते थे। लाल कलर की गाड़ियाँ निकलती थी, 12-14 गाड़ी निकलती थी, हाथ में वाकी टाकी, राइफल की नाल बाहर निकाल के ये लोग चलते थे। पूरा दहशत का माहौल था, और दहशत के माहौल से ही ये विधायक होते थे, सरकारों के संरक्षण से होते थे, ये विधायक होते थे। फिर सपा गवर्नमेंट आई, आपने भी देखा होगा कि जब अखिलेश यादव नाराज होकर एक बार अफजाल, मुख्तार और उनके साथ जो लोगों ने सहयोग किया, सबको पार्टी से निकाल दिए थे, तो अफजाल ने कितना उल्टा सीधा बोला था। और अभी इनका बेटा बोला था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं, यही अब्बास बोला था, वह क्या होगा, वो किसी दूसरे का क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह लोग जाकर प्रचार किए, टिकट दिए, और गले से गले मिलाकर साथ खड़े हैं यह लोग। और पार्टियों को इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी? पार्टियों को उनको लगता था कि इनके वजह से इनके बिरादरी की वोट हमको मिलेंगे तो हमारी सरकार बनाने में आसानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। 17 में जब आपने तो सामने से चुनौती दी है उनके बेटे को। 17 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने से पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने मऊ की सीट गठबंधन में दे दिया था। वो अगर बीजेपी लड़ता, कोई लड़ता, हम लड़ते, दूसरा लड़ता, हमको भी सिंबल दिया गया था, फिर बाद में समझौते में चल गए तो वापस करना पड़ा, तो वो चुनाव हम लोग जीत जाते हैं, वहीं मुख्तार का काम खत्म हो गया था। लेकिन गठबंधन में चला गया, चुनाव जीत गए कम अंतरों से। तो यह लोग केवल सरकार के बदौलत गुंडा हैं, और इन लोगों की यही स्थितियां हैं कि कभी भी सरकार जहां सर से हाथ उठाती है तो वही जैसे घुटने पर बैठ गए ना, व्हील चेयर पकड़ लेते हैं लोग। चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, जो माफियागिरी करता रहा हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, तमाम बड़े माफियाओं का सफाया कर दिया। पूज्य योगी जी, जब एक बार एक विवाद हुआ था, उसी में वो आ रहे थे आजमगढ़, और तकिया एक जगह बोली जाती है, माइनॉरिटी एरिया है। हाँ, इसमें मैं आ रहा था, मुझे जरा बताइए इसे। क्या योगी जी की निजी दुश्मनी भी थी? लोगों ने देखा कि भाई, ये पता चला कि योगी जी के खिलाफ पूरी मशीनरी उसने लगा दी थी, और योगी जी उस दिन जैसे तैसे बचे थे। लाल रंग की पजेरो गाड़ी से वो किसी तरीके से वहां से बचने में कामयाब हुए थे, नहीं तो योगी जी के खिलाफ भी पूरे टारगेट पर था, मतलब मुख्तार ने उन्हें टारगेट पर ले रखा था। देखिए, जब मुख्तार का जमाना था तो कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था। 2009 से हम लोग लड़े खड़ा होकर, रोज दिन गिना जाता था कि आज मार दिए जाएंगे, कल मार दिए जाएंगे। वो कहता भी था कि उनकी गाड़ी निकली, हम क्रॉसिंग पे थे, हमारे लोग निकल के नहीं मरवा दिए होते। दबाव भी आया। तो योगी जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने उस समय भी विरोध किया था। और तकिया एक जगह बोलते हैं आजमगढ़ में, उनकी गाड़ी आ रही थी। इसको पहले से पता था कि इनका काफिला आगे, क्योंकि चलते थे तो प्रशासन को सूचना हो जाती थी। और उस समय प्रशासन में इन्हीं के लोग बैठे थे, वो तो सबका लोकेशन निकलवा लेता था आपके मोबाइल से कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उस समय योगी जी सांसद थे। हाँ, योगी जी सांसद थे। तो वहाँ घेर के इसने चाहा कि दंगे का स्वरूप देकर यहीं योगी जी को मरवा दें। लेकिन जाको राखे साइयाँ,
प्रशासन भी आया, योगी जी वहाँ से दूसरे गाड़ी में बैठकर निकल गए। और निजी दुश्मनी नहीं, योगी जी अपराधियों के खिलाफ वहाँ गोरखपुर की लड़ाई अपराधियों के खिलाफ ही लड़े, और योगी जी योगी हैं, उनकी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। हाँ, आप सरकार के नीतियों के खिलाफ या आप लगातार अपराध में लिप्त रहेंगे और आप चाहें कि हम बचे भी रहें, तो वह काम योगी जी के सरकार में नहीं होना है। और योगी जी ने इस तरह इन लोगों का इलाज किया माफियाओं का। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश शांत हो गया। उत्तर प्रदेश आप कहीं सुनते हैं कोई माफिया किसी को धमका कर ठिका ले ले, कहीं बहन बेटी के इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर दे, कहीं जमीन पर कब्जा कर ले? किसी माफिया की आज उत्तर प्रदेश में औकात नहीं है। शायद उसी केस के बाद जो हुआ था उसके बाद ही योगी जी सदन में रोए थे। नहीं, सदन से वो दूसरा मामला था, वो गोरखपुर का एक मामला था। वहाँ डीएमएसपी ने उनके साथ ज्यादती की थी, उस मामले में नहीं। योगी जी इतने कमजोर नहीं कि रोएंगे, भावुक हैं। हम भी अभी कोई भावुकता की आप बात करेंगे तो आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आदमी कमजोर है। लेकिन जो आप कहानी बता रहे हैं ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हम देखते हैं फिल्मों में भाई कैसे बड़े बड़े घर होते हैं, एक छोटा सा लड़का, जिस तरीके से मुख्तार की आप कहानी बता रहे हैं, वो टिकट ब्लैक में बेचा करता था, उसका भाई साइकिल स्टैंड का ठेका लिया करता था, फिर एक दिन उनकी अपराध की दुनिया में एंट्री होती है और वो सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है उनकी भी। परिवार कैसा था जरा बताइए, कैसे पूरा साम्राज्य था? सुनने में आता है कि भाई उसके नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, चाचा हामिद अंसारी बताए जाते हैं। बताइए जरा उनके परिवार के बारे में। देखिए, जो चर्चाएं चलती हैं और मीडिया लगातार चलाती है, इसको कभी जैसे कोई कह दे, हम कह दें कि हम क्षत्रिय हैं, हम राणा प्रताप के वंश से आते हैं, राणा प्रताप हमारे पूर्वज थे, राणा प्रताप जी हमारे पूर्वज थे और मैं उनके खानदान से आता हूँ, कहने से तो हो नहीं जाएगा। उसकी एक बार कम से कम सत्यता जाननी चाहिए कोई कहता है तो। मुख्तार अंसारी कहते हैं कि हमारे दादाजी डॉक्टर मुख्तार अंसारी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो आज इंदिरा कांग्रेस बाद में हुई, पहले राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ब्रिगेडियर उस्मान जी को बताते हैं कि हमारे नाना थे। इनको बताते हैं हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति हमारे चाचा हैं। इनके दादा का नाम, मुख्तार अंसारी के दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी, कासिम अंसारी इनके दादाजी का नाम। और ये लोग रहने वाले मासूमपुर बलिया के हैं। रिश्तेदारी में इनके दादा आए, यहीं आकर मोहम्मदाबाद में बस गए। रहने वाले भी बलिया के, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और जो ब्रिगेडियर उस्मान की बात करते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान जी घोसी के रहने वाले हैं। और ब्रिगेडियर उस्मान जी की कोई बिटिया नहीं थी। जो ये बताते हैं कि हमारे नाना थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, उनकी बिटिया नहीं थी, उनकी बेटे थे। और ब्रिगेडियर इनकी ननिहाल जो है वो सैदपुर भितरी के पास है, सैदपुर के पास सैदपुर भितरी है, वहाँ इनकी ननिहाल है। और जिनको बताते हैं हामिद अंसारी जी को कि हमारे चाचा हैं, आप बताइए कि हमारे परिवार, आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो कहीं भी बड़े पद पर हो, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ, इनके अम्मी का इंतकाल हुआ मुख्तार अंसारी के, इनके बड़े भाइयों के बेटू बेटी की शादी हुई, इनके बेटे की शादी हुई, किसी एक शादी ब्याह की तो बात छोड़िए, मुख्तार की मौत हुई। मरने में भी कहीं हामिद अंसारी को किसी ने देखा हो इनके घर पे तो बता दे कि नहीं भाई, रिश्ता है तो आएगा ना आदमी, ठीक है शादी ब्याह में ना हो, लेकिन मरने जीने में तो आता है आदमी ना, चाहे कितने खराब रिश्ते हों हमारे। तो गांव में, जैसे गांव है, आप भी जहां गांव के रहने वाले ही होंगे, आके भले शहर में बस गए होंगे, तो गांव में होता क्या है कि सब लोग पद में किसी के चाचा, कोई बाबा, कोई भैया लगता है कि नहीं लगता है। तो उसी हिसाब से, तो इस हिसाब से हमारे सीधे रिश्ते तो हो नहीं गए। हमको भी जोड़ना रहता तो हम भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो हम भी जोड़ते जोड़ते राणा प्रताप तक चले जाते हैं। नहीं, गांव में तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं ना भैया, फलाने गांव के ठाकुर है तो वो भी हमारे कुछ बन गए तो हमारे चाचा सही है, हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ लग गए। तो क्या ऐसी रिश्तेदारी? जी, ऐसी ही रिश्तेदारियां थी। ऐसा सीधा कोई रिश्ता नहीं है। यह अपने रसूख को बनाने के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए कि हम इस परिवार से हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से। इनके परिवार में कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ा, इस तरह की गलत बातें थी। और अगर है भी, हम एक बार कह लेते हैं भी, तो आपको अपराध करने का कौन सा लाइसेंस मिल जाता है कि हमारे परिवार में अगर कोई बड़े पद पे है तो हम अपराध करेंगे? वो अपराध का हमको लाइसेंस मिल गया उसके लिए? यह भी तो सोचना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसकी
बड़े बड़े मीडिया प्लेटफार्मों पर बैठ कर बातें होते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में है कि नहीं, जो ये रिश्ते बताते हैं है कि नहीं। तो झूठे भौकाल बना रखा है सारी दुनिया में। जी जी, पूरी दुनिया में झूठा भौकाल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब आप चाहें पता कर सकते हैं। गजब बात है। और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया हमारा खानदान भी वैसे ही है। अच्छा, अब तो बेटा भी विधायक था, भाई सांसद, खुद भी 5 बार का विधायक, उसके भाई भी सुनने में आते हैं कि वो विधायक रहे थे। हाँ, विधायक रहे, सांसद। कहां से ये लोग राजनीति में शुरू हो गए और कैसे, किसी ने तो उंगली पकड़ी होगी ना, एक साइकिल वाले की, एक टिकट ब्लैक करने वाले की, कोई सियासत में लेकर आया होगा ना। एक सरजू पांडे थे, कम्युनिस्ट के बड़े नेता थे गाजीपुर के, सांसद हुआ करते थे, बड़ा नाम था सरजू पांडे जी का। हाँ। तो ये उनके संपर्क में अफजाल गए और धीरे धीरे जो इन लोगों की कला है किसी के नज़दीक पहुंच जाना, नज़दीक पहुंच गए। और तब जात पात पे वोट नहीं देता था व्यक्ति, तब नेता भी कम होते थे, गुंडा भी कम होते थे पहले के ज़माने में। अब तो हर घर में नेता, हर घर में गुंडे होने लगे। तो जात पात पे नहीं था, दलों पर था कि भाई ये अच्छे दल के से प्रत्याशी हैं। तो उस समय कम्युनिस्ट का ज़माना था, तो पहली बार एक कम्युनिस्ट से विधायक हुए। अच्छा। अफजाल। उसके बाद धीरे धीरे इनका परिवार राजनीति में आना शुरू हो गया। मऊ ने मुख्तार को चुना, मुख्तार ने मऊ को चुना कि यहाँ हमारी माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है, तो हम मऊ चले जाएंगे, तो वहाँ से विधायक होते। इन्होंने मऊ पकड़ लिया और अफजाल वहाँ होते थे। अफजाल फिर बाद में सांसदी लड़ने लगे, कभी सपा में गए। इनका कोई स्थायित्व तो नहीं है, न कोई इनका ईमान है। ये अपने लाभ के लिए किसी के साथ जा सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं। बहन जी ने आगे बढ़ाया, उनको छोड़े, मुलायम सिंह को पकड़े, फिर मुलायम सिंह को छोड़े, फिर बहन जी को पकड़े, फिर बहन जी को छोड़े, फिर समाजवादी को पकड़े। और सपा बसपा हमेशा, ये लोग अपराधी पसंद पार्टियां हैं, इन लोगों को अपराध ही पसंद है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए पत्र जो है यहाँ से गया था, लखनऊ शासन से अखिलेश यादव ने भिजवाया था धन्य कोर्ट का, कि कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये लोग तो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, तो सामान्य अपराधी रहे हैं। और इसके पहले का ज़माना था, 14 से पहले और 19 से पहले रेत में पानी बरसता था हमारे देश में, खेत पानी को तरसता था हमारे देश में। चंद गुंडे माफिया और पागलों को छोड़कर कौन था जो खुल के हंसता था हमारे देश में। और आज की स्थितियां हैं कि रेत में नहीं, खेत में पानी बरसता है, हर घर नल, हर जगह। पहले जो तय था कि एक जिले बांधे हुए थे वीआईपी कि वहाँ 24 घंटे लाइटें रहेंगी, उसके बाद लाइट नहीं मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, 24 घंटे लाइट अगर गोरखपुर को मिले तो 24 घंटे मऊ को भी मिलेगी, नोएडा को भी मिलेगी, गाजियाबाद को भी मिलेगी, गाजीपुर को भी मिलेगी। यह नहीं कि उनका जिला है तो उनके लिए अलग से है। और ना आज हर घर जो नल से पानी जा रहा है, रेत में नहीं खेत में पानी बरसता है। गुंडा माफिया आज हंसते नहीं हैं, आज रोते हैं। और पागलों जैसे हुआ ना, कौन था जो खुल के हंसता था हमारे देश में, तो अब हंसते नहीं, पागलों को पागल खाने में जगह है। और गुंडा माफियाओं के योगी जी ने कह दिया कि या तो प्रदेश छोड़ दो, या तो जेल चले जाओ, और नहीं तो फिर ऊपर जाना है। तो इलाज हो रहा है। मैं चाहता हूं जरा मुझे बताइए कि गाजीपुर की फिजा कैसे बदली। मतलब हम लोगों ने गाजीपुर, हो सकता है बहुत सारे दर्शक भी ना गए हो, कभी ना मौका लगाओ, लेकिन एक ऐसा इलाका जहां किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आप स्टैंड भी नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, आपकी जुबान से कुछ निकला तो भैया डायरेक्ट गोली है। उस इलाके में वो गाजीपुर कितना बदला हुआ आपने देखा? शुरू से लेकर मुझे जरा बताइए थोड़ा सा कि वो गाजीपुर मुख्तार अंसारी का राजनीति में आना, उससे पहले वो नेताओं को डायरेक्ट पहुंचाया करता था मदद, फिर खुद राजनीति में आना, फिर राजनीति से वो एक डायरेक्ट दिल्ली तक और लखनऊ तक उसकी पहुंच होना, और फिर उसकी गिरावट का दौर जहां उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया। देखिए, शुरुआत तो उसने गाजीपुर से ही किया। भाई विधायक था। और अपराध जगत में ये आया तो इसको लोगों ने मदद किया। जैसे साधु सिंह, मंकुन सिंह का हमने नाम लिया, बड़ा नाम था, उन लोगों ने इनकी मदद किया। और उस समय जो भी सरकारें थी, इस तरह अपराधियों पर दबाव नहीं बना पाती थी। धीरे 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 रसूख बढ़ता गया, अभी विधायक हो गया और अपराध करने लगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक तो कल्याण सिंह जी के समय में अपराधियों की हालत खराब थी,
बिल में घुसे हुए थे और पूज्य योगी जी की सरकार बनी तो इन लोगों को औकात में ला दी। और उन लोगों की औकात भी इतनी है कि केवल सरकार के दम पर उसरी में गोली चली थी। आपने भी सुना कि मुख्तार अंसारी पर एक बार गोली चली हुई थी, पता कर लीजिएगा। पैजामा खराब हो गया था, गोली चली थी, गए घर से चेंज करके तब जाकर FIR कराए थे। ये लोग केवल जैसे आप साधारण से हैं, हम साधारण से कहीं बैठे हैं, आए 4 लोग आए, गोली मार दी, इसी के अपराधी हैं। कहीं आमने सामने वही गोली चली थी, पैजामा खराब हो गया था, जिसको भी मारा है मुख्तार ने छुप के मारा है। ये कोई बहादुर थोड़े कहा जाएगा कि बहादुर है। यह तो कायर काम करते हैं छुप कर। आमने सामने गोली चली थी, पैजामा खराब हो गया, घर से कपड़ा चेंज करके गए थे। यही दम है इन लोगों के अपराध, जो अपराध हद तक किए हैं और अपराध जगत में जो बड़ा नाम है, इतना ही दम है इनके पास। और अतीक अहमद से क्या कनेक्शन था? इनका तो कनेक्शन अतीक अहमद से था, इनका कनेक्शन शहाबुद्दीन से था। अच्छा, अतीक का देखिए, अतीक ने अपने भाई, इसके भाई चुनाव लड़े, यही कृष्णानंद राय का भी हुआ। कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया था और इसी के नाते कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय के बाद अतीक का भाई अशरफ, वो चुनाव हार गया, राजूपाल की उन्होंने हत्या करवा दी। एडवोकेट नहीं, पहले राजूपाल विधायक की हत्या करवाई। यह तो इसका तो उमेश पाल नाम था ना, एडवोकेट था, उमेश पाल नाम था। इनकी हत्या करवाएं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जो सीन दिखाया जा रहा है, वीडियो चल रहा था, 2 सिपाही उनको सुरक्षा में मिले हुए थे। एक गाड़ी में बैठे हुए है, एक नीचे उतरा है, उसको गोली लगी है, गिर गया है, उसकी कार्बाइन आप उठा लेते हैं। गाड़ी में बैठा वो भी गोली नहीं चला रहा है। उनको तो मारे आप उमेश पाल को, लेकिन पलट कर फिर इन दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? क्या आप दिखाना चाह रहे थे? दहशत बनाने के लिए मारे ना। जब उसका असलहा उठा लिए थे तो गोली तो चला सकता नहीं था, उसको मारे। इसी तरह मुख्तार, हमारे यहाँ जो सिपाही की हत्या हुई थी, जो सतीश कुमार था, वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था। मुख्तार ने जब मरवाया उसको, राम सिंह मौर्य को गोली लगी, उसमें मरवाया। इसके पहले इसने हत्या किया था, 2 सिपाहियों को मारा था मुगल सराय में। वहाँ से वो भगा मुगल सराय से। वहाँ एक जनवार सिंह इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनको सूचना मिली कि कोई अपराधी है, जिप्सी में राइफल रख के वहाँ खड़ा हुआ है, सामान खरीद रहा है। वो गए, इसको पकड़े और कहे कि गाड़ी में बैठा कर लेकर आओ। तो 2 सिपाही उसमें बैठ गए और एक आगे बढ़ा, दोनों सिपाहियों को मारा और वहाँ से भग गया, भग के चला गया बिहार। तो ये तमाम अपराध करते थे लोग डर के मारे समझौता कर लेते थे, दबाव में कर लेते थे, 2 लोग भी खड़े हो जाते तो इसके खिलाफ ये स्थितियां नहीं होती। आज तक कभी लोगों को फांसी उसी हो गई होती। और रसूख था तो सरकार के बदौलत था। जब सरकारें चली गई, जो माफिया पसंद सरकारें थी, तो आज रसूख और ये लोग सारे लोग मिट्टी में मिल गए। महाराज जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया है। वो मैंने 1.5 बिस्वा ज़मीन किताब पढ़ी, उसमें ये लिखा गया है कि मुलायम सिंह यादव जब अतीक के घर जाते थे तो उनके कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे। जी, जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान। मुख्यमंत्री थे, वो फोटो वायरल है कि कुत्ते से। यही तो इन लोगों की स्थितियाँ थी कि अतीक जैसे अपराधी के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। इनका बेटा कहता था, जब विधायक चुनाव लड़ा 2022 में, तो कहा कि भैया से बात हो गई है, 6 महीने तक किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने देंगे और हिसाब किताब किया जाएगा। और जो पूज्य योगी जी की सरकार थी और फिर 2022 में बनी, तो किनका हिसाब किताब हुआ, पूरा प्रदेश और पूरा देश ने देखा। यह माफिया हैं, जब प्रक्षेप आते हैं, आसमान पर चढ़ जाते हैं, और जब सरकारें जब इन पर दबाव बनाती हैं, सरकारें जब कानूनी कार्रवाई करती हैं, तो कुरकुरे और बिस्कुट के लिए तरसने लगते थे। जैसे वो मांग कर रहे थे, कुरकुरे और बिस्कुट की मांग करते थे। यही इन सबों की औकात है और जनता को यह समझना चाहिए। ये युवाओं में एक अच्छा संदेश गया कि अपराध जगत का हश्र बुरा होता है। हम अपने धंधे में जाएं, नौकरी में जाएं, पेशे में जाएं और लोग जाने लगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को, पूज्य योगी जी को, कि जिन्होंने इस तरह का कानून का राज स्थापित करके लोगों को अपराध के दलदल में जाने से बचाया।